नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची में संशोधन को लेकर आज जम्मू में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आग की घटना में 2 लोगों की मौत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त किया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे नेपाल की 4 दिन की यात्रा पर काठमांडू पहुंचे। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता का नाम आज घोषित किया जाएगा और श्रीलंका में सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला भूटान से होगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं नीलम मलकानिया। आज शिक्षक दिवस है। ये दिवस शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्ण सकलमुनि जनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवन गुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जनन मरण दुःखच्छेददक्षं नमामि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मातृभाषा में शिक्षा विद्यार्थियों में विज्ञान, साहित्य और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा के विकास का आधार है और नई शिक्षा नीति 2020 में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने देश भर से चुने हुए शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करते हुए बधाई दी। पुरस्कार पाने वाले सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। ये देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि आज पुरस्कृत शिक्षकगण भारत के कोने कोने से आए हैं। उनमें एक दिव्यांग शिक्षक तथा 18 महिला शिक्षकों को पुरस्कृत करके मुझे विशेष प्रसन्नता हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान समय में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था अनुसंधान और नवाचार द्वारा संचालित है। शिक्षकों को जिज्ञासु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक भारतीय शिक्षा की जीवन शक्ति हैं। हमारी संस्कृति में शिक्षक पूजनीय माने जाते हैं। मैं भी ये मानती हूँ कि एक निष्ठावान शिक्षकों को अपने जीवन में जिस तरह की सार्थकता का अनुभव होता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। शायद इसलिए जब भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण के प्रशंसकों ने उनका जन्मदिन मनाने का प्रस्ताव रखा तो उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। राष्ट्रपति ने कहा कि स्कूली शिक्षा ही उच्च शिक्षा का आधार है। उन्होंने कहा कि लगभग 97 लाख शिक्षक 15 लाख से अधिक स्कूलों में 26 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। राष्ट्रपति ने अपने शिक्षकों को याद किया और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्हें पढ़ाने के लिए उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैं अपने उन शिक्षकों का सादर स्मरण करती हूँ जिन्होंने मुझे न सिर्फ पढ़ाया बल्कि प्यार भी दिया और संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित असम की मीनाक्षी गोस्वामी ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि भारत सरकार की पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अनुरूप वे सरकारी स्कूल में बालिकाओं के दाखिले पर विशेष ध्यान देती हैं। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो मैंने फॉलो किया है। मेरा ही लक्ष्य है, एक तो बेटियों को या लड़कियों को आगे बढ़ाना, दूसरी हमारे परंपराओं का जो एथनिक कल्चर, प्रमोटिंग एंड प्रिजर्विंग एथनिक कल्चर, एंड तीसरी जो है वो सरकारी स्कूल में दाखिला बढ़ाने का।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षक दिवस के अवसर पर आज 3 शोध अनुदान और 2 फेलोशिप योजनाओं का शुभारंभ करेगा। इनमें सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप और डॉक्टर राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप शामिल हैं। शिक्षा मंत्रालय हर वर्ष देश भर से चुने हुए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन करता है। ऑनलाइन चयन की प्रक्रिया पारदर्शी होती है। राष्ट्रीय पुरस्कारों का उद्देश्य देश में शिक्षकों के विशेष योगदान का जश्न मनाना और उन्हें सम्मानित करना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि शिक्षक दिवस शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का अवसर है। श्री धनखड़ ने राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आवास पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने शिक्षक दिवस पर विशेष रूप से उन मेहनती शिक्षकों को बधाई दी जिन्होंने युवाओं के बीच शिक्षा का प्रसार किया। श्री मोदी ने ट्वीट में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज का संस्कृति संदेश समर्पित है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। विद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। अपने यूरोप तथा अमेरिका प्रवास के बाद जब भारत लौटे तो यहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां प्रदान कर उनकी विद्वता का सम्मान किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। वे आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर भी रहे। स्वतंत्रता के बाद उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। आजादी के बाद वे सोवियत संघ में भारत के विशिष्ट राजदूत बने। वहां से लौटने के बाद 1952 में देश के प्रथम उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1962 में उन्हें देश का राष्ट्रपति चुना गया। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देश की सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया। शिक्षकों को समर्पित सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन का 17 अप्रैल 1975 को निधन हो गया। गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंची। श्रीमती शेख हसीना कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम उनसे मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने का भी कार्यक्रम है। श्रीमती हसीना पिछली बार अक्टूबर 2019 में भारत आई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देशों ने हाल के वर्षों में उच्च स्तरीय संपर्क बनाए रखा है। एक रिपोर्ट। भारत की पड़ोस पहले नीति के तहत बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण भागीदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें सुरक्षा, व्यापार और वाणिज्य, बिजली और ऊर्जा, परिवहन और रक्षा जैसे मामले शामिल हैं। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश अब भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है। भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार 9 अरब से बढ़कर 18 अरब डॉलर का हो गया है। पिछले साल बांग्लादेश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के 50 साल और शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जयंती मनाई गई। इसके अलावा दिल्ली और ढाका सहित दुनिया भर की 20 राजधानियों में मैत्री दिवस समारोह आयोजित किए गए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आपसी विश्वास और समझ पर आधारित बहुआयामी रिश्ते और मजबूत होंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री हसीना ने अपनी यात्रा से पहले भारत को विश्वसनीय मित्र बताया। उन्होंने कहा कि जरूरत के समय भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा है। एक समाचार एजेंसी से भेंट में उन्होंने कहा कि भारत ने न केवल मुक्ति संग्राम में बल्कि बाद में भी बांग्लादेश का साथ दिया। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान भारत की ओर से मिले सहयोग की सराहना की।
I really thanks to Prime Minister Modi to take this initiative, and that way, contributed vaccine to not only Bangladesh, also South Asian countries, and it's really very, very helpful, and it's a very prudent initiative he has taken. प्रधानमंत्री हसीना ने यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने पर वहां फंसे बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों के नागरिकों की वापसी में मदद के लिए भी भारत की सराहना की। During this war between Russia and Ukraine, many of our students just stuck off and they came to Poland, took shelter. When evacuate Indian students, they also brought our students back home. So it was really friendly gesture. I thank to Prime Minister for this initiative. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मंगोलिया और जापान की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। भारत के किसी रक्षा मंत्री की मंगोलिया की ये पहली यात्रा है। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ेगा और सामरिक साझेदारी मजबूत होगी। यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह मंगोलिया के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सेखनबायर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे मंगोलिया के राष्ट्रपति श्री यू खुरेलसुख से भी मुलाकात करेंगे। भारत और मंगोलिया के बीच रक्षा संबंध आपसी सामरिक साझेदारी का प्रमुख स्तंभ हैं। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के रक्षा मंत्री रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए नई पहलों पर विचार करेंगे। राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि वे जापान की यात्रा पर भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि टोक्यो में वे 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा सहयोग मजबूत करना चाहता है और क्षेत्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता के पक्ष में है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के पेशकश अभ्यास है सिर्फ आपके लिए। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर आप हमें अपने ऑडियो सवाल भेजें, जिसका जवाब शनिवार रात 9:30 बजे एक्सपर्ट देंगे। इस बार का विषय है संस्कृत, तो संस्कृत विषय पर आपके प्रश्नों का हम करेंगे इंतजार सितंबर 7 तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने आज काठमांडू में नेपाल के थल सेनाध्यक्ष जनरल प्रभुराम शर्मा से मुलाकात की। सेनाध्यक्ष के रूप में ये उनकी पहली नेपाल यात्रा है। जनरल पांडे नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भारत नेपाल रक्षा संबंधों को बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। 8 सितंबर तक उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच पारंपरिक हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पहले भारत और इसराइल के रिश्ते राजनीतिक कारणों से आगे नहीं बढ़ पाए थे। गुजरात में कल एक कार्यक्रम में भारत इसराइल साझेदारी पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अब वोट बैंक की राजनीति से आगे बढ़कर विदेश नीति को मजबूत कर रहा है। इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते गहरे हुए हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने इसराइल को जल अताशे का दर्जा दिया है, जो भारत के जल प्रबंधन क्षेत्र में प्रगति के लिए इसराइल की सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों को साझा करने में मदद कर रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने संशोधित मतदाता सूची पर विचार विमर्श के लिए आज जम्मू में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत प्रमुख राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। सभी राजनीतिक दलों को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल ने इस बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है। भाजपा के महासचिव अशोक कौल ने जानकारी दी कि उन्हें बैठक के लिए बुलाया गया है। इस बीच निर्वाचन आयोग 15 सितंबर को मतदाता सूची के मसौदे का अनावरण करेगा और 25 अक्टूबर तक दावे या आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं और अंतिम मतदाता सूची 25 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने आज विश्वास मत हासिल कर लिया है। श्री सोरेन ने झारखंड विधानसभा के एक दिन के विशेष सत्र में विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं थी, किसी ने भी इसकी मांग नहीं की थी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची में संशोधन को लेकर आज जम्मू में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आग की घटना में 2 लोगों की मौत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त किया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे नेपाल की 4 दिन की यात्रा पर काठमांडू पहुंचे। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता का नाम आज घोषित किया जाएगा। श्रीलंका में सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में आज मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला भूटान से होगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के एक होटल में आग लगने की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के पुलिस आयुक्त और लखनऊ मंडल आयुक्त को संयुक्त रूप से घटना के कारणों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। ये घटना आज सवेरे लखनऊ के हजरतगंज इलाके के एक होटल में हुई। दमकल विभाग, राज्य आपदा मोचन बल और स्थानीय पुलिस की टीमों ने होटल में फंसे लोगों को बाहर निकाला। बचाव दल अभी भी होटल परिसर में तलाशी अभियान चला रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की। लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटना के समय होटल में करीब 35 से 40 लोग मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ आग दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने घटना की पूरी जानकारी स्थानीय प्रशासन से ले ली है। लखनऊ से लोकसभा सदस्य श्री सिंह ने एक ट्वीट में कहा कि राहत और बचाव कार्य जारी है और वे लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं। रक्षा मंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 213 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 32,31,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान 7,000 लोग स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.69% है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आज के कार्यक्रम में अब प्रस्तुत है आकाशवाणी समाचार भरोसे का पर्याय। आकाशवाणी की स्थापना 1936 में हुई। दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क के माध्यम से आकाशवाणी 77 भारतीय और 12 विदेशी भाषाओं में समाचार और समसामयिक घटनाओं पर कार्यक्रम प्रसारित करता है। टेलीविजन के प्रचलन में आने से पूर्व आकाशवाणी सूचना और मनोरंजन का मुख्य साधन था। जिस तरह आकाशवाणी ने अतीत को संजोया है वो दूसरा कोई और नहीं कर सकता। प्रातः काल में हम सभी की पसंद आकाशवाणी की संकेत धुन होती है। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। This is All India Radio. In the program Spotlight Now, we bring you a discussion on BRICS Summit 2021. Good evening. This is All India Radio. I am VC Pramod and with me is Reshma Tiwari with the evening news. Namaskar. A warm welcome to World News and Indian Perspective on All India Radio. आकाशवाणी समाचार, संगीत, नाटक, क्रिकेट कमेंट्री और समसामयिक विषयों पर वार्ताओं के सुसंगत कार्यक्रम प्रस्तुत करती है। मेलवेल डिमेलो जैसे प्रसारकों ने अपनी आकर्षक आवाज से श्रोताओं को रोमांचित किया। This is Melville DeMello speaking to you from the ramparts of the Red Fort in New Delhi. Now, if rain is auspicious, then this nation is thrice blessed, because it's pouring heavily here, and below me is a sea of mushroom umbrellas, and on the ramparts themselves. देवकी नंदन पांडे की आवाज हिंदी उच्चारण का मानक बन गई। 1915 का वर्ष भारत के आजादी आंदोलन में बड़े महत्व का साल। अफ्रीका से गांधी जी लौटे और देखते ही देखते एक गुलाम देश के करोड़ों लोगों की आशा का केंद्र बन गए। वैसे तो लोग ये महसूस करने लगे थे कि आजादी का सूरज भले ही कुछ देर से निकले मगर निकलेगा जरूर, और उनके इस विश्वास का आधार था पहले विश्व युद्ध का परिणाम। वरिष्ठ प्रसारक अमीन सयानी की आवाज से सुनने वाले झूम उठते थे। अरे ये बहुत पुरानी बात है। मैं करीब 9 साल का था तब मेरे बड़े भाई मरहूम हमीद सयानी साहब, जो मेरे गुरु रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग में, वो मुझे ऑल इंडिया रेडियो के बॉम्बे स्टेशन में ले गए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपनी आवाज इसमें रिकॉर्ड करके खुद सुनो। वायर रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके फिर मुझे अपनी आवाज सुनाई गई तो मैं चौंक पड़ा कि भाई ये मेरी आवाज है। तब से भाई मेरा नाता जुड़ गया। समाचार जगत में जब बात भरोसे और प्रामाणिकता की होती है तो आकाशवाणी सभी से अव्वल होती है। आकाशवाणी को कई संस्थाओं द्वारा सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थान के रूप में चुना गया है। राइटर्स द्वारा 46 देशों में किए गए हालिया सर्वेक्षण में आकाशवाणी और दूरदर्शन को सर्वाधिक भरोसेमंद बताया गया। 8 जून 2022 को आकाशवाणी ने लोक प्रसारण के 86 वर्ष पूरे किए। अपने आरंभ से अब तक रेडियो प्रसारण ने लंबी यात्रा तय की है और देश भर में अलग अलग शहरों में 100 से ज्यादा रेडियो स्टेशन बनाए गए। छात्रों के लिए प्रसारित अभ्यास, क्विज ऑन फ्रीडम मूवमेंट और स्पोर्ट्स क्विज ने नई पीढ़ी की मीडिया दिलचस्पी में आकाशवाणी को स्थान दिलाया है। जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में जोड़ने की दिशा में अपना योगदान देते हुए आकाशवाणी ने समय के एक विशेष हिस्से को जम्मू कश्मीर एक नई सुबह के रूप में विविधतापूर्ण कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया। विदेशों में बसे भारतीय समुदाय तक पहुंच बनाने के क्रम में आकाशवाणी ने दरी, पश्तो, बलूची, नेपाली, मंडारिन, चीनी और तिब्बती भाषाओं के प्रसारण के समय को 2 गुना कर दिया है। भारतीय पक्ष को पेश करने वाले कार्यक्रम वर्ल्ड न्यूज ने बहुत कम समय में खासी लोकप्रियता हासिल कर ली है। सोशल मीडिया के मंचों के साथ साथ आकाशवाणी डीडी फ्री डिश, डीटीएच और डीआरएम पर भी उपलब्ध है। समाचार कक्ष से शिव प्रकाश मिश्र। कल हम आपको आकाशवाणी समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी देंगे। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ, reliving the journey of India since independence over the last 75 years with All India Radio. From 15th August, the series is being broadcast on All India Radio, 100.1 FM Gold Channel, primetime news bulletins and across all its platforms. Tune in to stay updated with All India Radio.
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ भाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के नाम की घोषणा आज कर दी जाएगी। इन पदों के लिए विदेश मंत्री लिज ट्रस और पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक होड़ में हैं। चुनाव परिणाम आज दोपहर बाद घोषित किए जाएंगे। अभी तक के सर्वेक्षणों के आधार पर लिज ट्रस का पलड़ा भारी है। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद के लिए चुनाव शुक्रवार को संपन्न हो गया। निवर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन औपचारिक रूप से कल महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। अफगानिस्तान के काबुल में आज दोपहर रूसी दूतावास के बाहर एक आत्मघाती बम विस्फोट में 20 लोग मारे गए और रूस के 2 राजनयिक घायल हो गए। अफगानिस्तान की पुलिस ने बताया है कि काबुल में दारुल अमान सड़क पर रूसी दूतावास के प्रवेश द्वार के पास आत्मघाती हमलावर ने विस्फोट किया। और खेल खबरों के साथ अब नईम अख्तर। 7वीं सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप आज से श्रीलंका के कोलंबो में शुरू हो रही है। मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर बाद 3:30 बजे भूटान से होगा। 6 देशों की इस प्रतियोगिता में बांग्लादेश आज शाम अपने पहले मैच में मेजबान श्रीलंका के साथ खेलेगा। फाइनल मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा। भूटान और नेपाल के साथ भारत ग्रुप बी में है। बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ग्रुप ए में है। पिछले टूर्नामेंट में नेपाल को 7-0 से हराकर भारत विजेता बना था। एशिया कप 2020 क्रिकेट में कल रात दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 181 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने 19 ओवर 5 गेंद में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत टूर्नामेंट के फाइनल में अब भी पहुंच सकता है। इसके लिए भारत को श्रीलंका के साथ 6 सितंबर और अफगानिस्तान के साथ 8 सितंबर को होने वाले दोनों मैच जीतने होंगे। न्यूयॉर्क में अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में 5वीं वरीयता प्राप्त नॉर्वे के कैस्पर रड ने फ्रांस के कोरेंटीन माउटेड को हराकर पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। 13वीं वरीयता प्राप्त इटली के मैटियो बेरिटिनी भी स्पेन के अलेजांद्रो डेविडोविच को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए कल रड का मुकाबला बेरिटिनी से होगा। इस बीच मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त दानिल मेदवेदेव का आज अंतिम 16 में 23वीं वरीयता प्राप्त निक किर्गियोस से मुकाबला होगा। स्पेन के राफेल नडाल और अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो के बीच क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए आज मुकाबला होगा। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी एस श्रीनिवासन का चेन्नई में देहांत हो गया। वे 81 वर्ष के थे। अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी में वरिष्ठ संपादक के रूप में कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने संसद की कार्यवाही को भी कवर किया। उन्होंने पत्र सूचना कार्यालय में भी अपनी सेवाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान स्वतंत्रता सेनानी वीओ चिदम्बरम पिल्लई को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम में उनके महान योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुंबई और चेन्नई में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर और जम्मू में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ वर्षा होने के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची में संशोधन को लेकर आज जम्मू में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आग की घटना में 2 लोगों की मौत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त किया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे नेपाल की 4 दिन की यात्रा पर काठमांडू पहुंचे। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता का नाम आज घोषित किया जाएगा। और श्रीलंका में सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में आज मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला भूटान से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।